प्रत्याहार का ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा कि अगर आप अपने सेंसेस को, आँख, नाक, कान, मुंह सबको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत सीरियसली आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है। हमारी बॉडी में ढेर सारे लीकेज होते हैं। लीकेज मतलब रिसाव, लीकेज मतलब हमारी एनर्जी का अनायास बहना। जैसे अगर आप नल छोड़ दें, खुला छोड़ दें और पानी बहता रहे तो आपकी टंकी खाली हो जाएगी। अगर आप घर की एयर कंडीशन या गीज़र चालू छोड़ दें तो बिजली खर्च होती है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो भी एनर्जी बाहर से आती है आँख, नाक, कान से, वो हमारे अंदर में या तो इकट्ठी होकर के हमको और आगे बढ़ाती है, स्पिरिचुअली डेवलप करती है, या हमको वो ड्रेन करती है, थकाती है। थकाती तब है जब वो एनर्जी खाली हो रही होती है। 4 फॉर्म हैं हमारे एनर्जी के खाली होने के और आप सब उसको जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आपको ख़त्म कर रही होती है। IESM, कॉन्शियस माइंड को, हमारा कॉन्शियस माइंड, इसके 4 हिस्से होते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि। एक आदमी जितना सोचता है उतना उसको एनर्जी खर्च करता है सोचने में। तो जब तक वो सोचना चाहता है वो सोचे, लेकिन जब वो नहीं सोचना चाहता है, जब वो सोना चाहता है या बैठना चाहता है या ध्यान में जाना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर विचार चल रहे हैं तो वो उसका आई सेंटर का रिसाव है, आई सेंटर का लीकेज है। जब तक वो लीकेज होता रहेगा तब तक उसकी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी नहीं होगी, तब तक उसको प्रत्याहार के लिए अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा। एक तो ये है। दूसरा हमारा इमोशंस का रिसाव है, और ये बहुत ही बड़ा रिसाव होता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होता है इमोशंस में। इमोशंस बेसिकली हमारे पास्ट में हमारे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वो ऐसी ना हो, किसी और तरीके की हो। किसी एग्ज़ाम में हम फेल हुए, हम कुछ चीज़ें हम करना चाहते थे, ना हुई। हम किसी से शादी करना चाहते थे, उससे शादी नहीं हुई। या कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, डरे, परेशान हुए और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं पास्ट को। पास्ट होता नहीं है, पास्ट ख़त्म हो चुका होता है। पास्ट एक घटना होती है जो 1 सेकंड पहले थी, अब नहीं है। लेकिन जब भी हम उस घटना के बारे में सोचते हैं और हमारी आंखों में आंसू आता है, या हमारे मन में डर आता है, या हमारे मन में जेलसी आती है। अगर मैंने अपने स्कूल के दोस्त को देखा जो आज बड़ा होने के बाद वो बहुत अमीर बन गया है, बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बहुत फेमस हो गया है, लेकिन मैं अपने आप को उसके कंपैरिजन में बहुत ही गरीब और लाचार महसूस करता हूँ, तो ये एक तरह का रिसाव है, ये तरह का इमोशनल ड्रेनेज है। इसमें कुछ करना नहीं है, अपने आप को जानना है कि ये ड्रेनेज मेरे अंदर से हो रहा है। ये जब तक होगा तब तक हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में एनर्जी इकट्ठी नहीं होगी। इसको ठीक कैसे करना है मैं अभी डिस्कस करूँगा, बट अभी ये जान लीजिए कि जब तक हमारे माइंड और बॉडी में इमोशंस की वजह से उन चीज़ों में हम घुसते जाएं, हम सोचते रहें, ब्रूड करते रहें कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने 20-20 साल, 30-30 साल पुरानी घटनाओं को लेकर दुखी होते रहते हैं और डरते रहते हैं। और थर्ड बहुत ही कॉमन ड्रेनेज है, और इस ड्रेनेज में हमारे आज के स्मार्टफोन और टेलीविजन्स ने और भी ऐड कर दिया है, वो है सेक्स का ड्रेनेज। हम जब भी थोड़ा परेशान होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सेक्स में इन्वॉल्व हो जाएं और अपने आप को थोड़ा सा हल्का कर लें। जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे लिए सेक्स बड़ा ही आसान रिलीज़ है। रिलीज़ तो है, हमको हल्का महसूस होता है, लेकिन उस हल्के के साथ हम अपनी पूरी बॉडी का एनर्जी भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक ऐसा ही है जैसे अगर आप कहीं पर आपके घर में से किसी एक लेट्स से कमरे में से आवाज़ आ रही है जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए आपने पूरी की पूरी कमरा ही जला दिया। हमारी बॉडी में सेक्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती है। सेक्स हमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ड्रेनेज भी हमारा सेक्स का होता है। तो ये थर्ड ड्रेनेज है। इसके बाद फोर्थ ड्रेनेज जो है वो है मोटर का, मूवमेंट का, हमारी बॉडी का। हम लोग अनायास ही चलते रहते हैं। आप देखेंगे कुछ देर बैठ रहे हैं तो शांति के बाद उसके बाद लगता है कि चलें फिरें, कुछ करें। बिना करे कुछ मन नहीं करता। बैठे बैठे खाली बैठे हैं तो हाथ पैर हिलाने का मन करता है। ये क्यों करते हैं? बिकॉज हमको हमारी बॉडी जो इकट्ठी एनर्जी होती है उसको इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का एक ज़रिया नहीं मिलता, इसलिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अगर इन सब ड्रेनेजेस से हमारी एनर्जी इकट्ठी होकर बचती है तब वो
ब्रेन में जाती है, तब वो इंटेलिजेंस बनती है, तब वो सेल्स पैदा करती है प्रत्याहार के लिए, एडवांस मेडिटेशन के लिए। कृष्णमूर्ति के पास जब लोग आते थे और उनके सामने बैठते थे और अपनी बातें कहते थे, आप वो बुक पढ़िएगा, आपके पास वो बहुत प्यारी बुक है। उसमें उन्होंने अनलिमिटेड करीब बहुत से लोगों से जो भी बातें की हैं। कृष्णमूर्ति एक ऐसे आदमी थे जो प्रत्याहार के बियॉन्ड के स्टेज में थे, वो ध्यान और धारणा के बियॉन्ड स्टेज पे थे, वो एनलाइटेंड आदमी थे और वो अननेसेसरी उनका दिमाग ब्रूडिंग नहीं करता था। वो जब चलते थे, वॉक करने के लिए जाते थे, तो बहुत बार एक घंटे के वॉक में उनको एक भी थॉट नहीं आता था। उनके पास ऐसा नहीं कि उनके पास वो मेमोरीज़ नहीं थी। उनका छोटा भाई नित्या वो बीमार हो गया था और वो बहुत चाहते थे कि बच जाए, लेकिन वो मर गए थे। बहुत से ऐसे लोग उनकी ज़िंदगी में थे जिनको बहुत पसंद करते थे और वो जा चुके थे। उनके पास भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से एम्बिशंस थे जिनको पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो एम्बिशंस, वो रिलेशनशिप्स कभी भी उनके लिए ड्रेनेज नहीं बनी। और ड्रेनेज नहीं बनी इसलिए वो एनर्जी, हमारे जो थॉट्स और इमोशंस की और सेक्स की एनर्जी है, वो अवेयरनेस की एनर्जी बन जाती थी। जब वो किसी को देखते थे, किसी भी आसमान को, पेड़ को, इंसान को, तो केवल उस पेड़ आसमान को नहीं देख पाते थे, उसके बियॉन्ड क्या चीज़ है वो आदमी, वो देख पाते थे। थॉट्स हमारी अवेयरनेस को बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट करके ख़त्म कर देता है, ड्रेन कर देता है। अगर वो चीज़ आप इकट्ठा कर सकें तो वो एनर्जी जब आपके ब्रेन में इकट्ठी होती है तो एक ख़ास यूनिट बताती है। जैसे स्पीड को हम किलोमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं और लाइट को हम हर्ट्ज़ में कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो अवेयरनेस की एनर्जी इकट्ठी होती है उसको जेनोगा यूनिट के नाम से हम जानते हैं। और एक पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर जब जेनोगा यूनिट इकट्ठा होता है तब आप प्रत्याहार के एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब 2 जेनोगा यूनिट के ऊपर जब जाते हैं तब पहली बार आपको ध्यान और धारणा का एक्सपीरियंस आना शुरू होगा। पहली बार तब आप अपने आप को देखेंगे और इसको बहुत से लोग बिना जाने बुझे मान लेते हैं कि मैं एनलाइटन हो गया हूँ। ये शुरुआत की स्टेज होती है जिसमें आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गया है कि अब आपकी बॉडी आपको इकट्ठा नहीं कर पा रही है, आपको सस्टेन नहीं कर पा रही है और आप अभी भी डेथ नहीं हुई है आप अपने बॉडी से अलग होकर के एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अपने थॉट्स के ऊपर का जो स्टेट का कॉन्शियसनेस होता है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं, स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ में कितने थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कितने इमोशंस आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उसको देखना होगा कि क्या वो मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मैं इसमें घुसना चाहता हूँ कि या मैं किसी और रियलिटी को जानना चाहता हूँ। लाइफ में मिस्ट्रीज़ हैं ढेर सारी। बुद्धा को जब पहली बार एनलाइटमेंट हुआ था तो उनको अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए थे। हमको तो हुआ नहीं है, इसलिए जब पास्ट लाइफ की बातें कोई हमसे करता है तो लगता है हमको बेवकूफ़ बना रहा है। और जब भी कोई मिरेकुलस चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो हमको लगता है कि झूठ है, इल्यूजन है। मास्टर्स आते हैं जब आप प्रत्याहार धारणा की स्टेज के बियॉन्ड जाते हैं। शुरू में मास्टर्स आपको सपने में आपसे आकर के बात करते हैं, आपको टीचिंग्स देते हैं। आप देखेंगे कि जो चीज़ आप 10 साल तक किताब को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, वो आपको एक सेशन में मास्टर के साथ बैठ करके बहुत ही आसानी से, अनायास आ जाता है। लेकिन ये मास्टर्स देते किसको हैं, दे किसको पाते हैं? वो सबको देना चाहते हैं। जैसे सूरज सबको रोशनी देता ही है, देना ही चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पाता सबको। तो मास्टर भी तब तक हमको नहीं दे सकते जब तक हमारी एनर्जी हमारे थॉट्स में ब्रूडिंग में जा रही है, हमारे इमोशंस के डिस्टर्बेंस में जा रही है, हमारे सेक्स में जा रही है। मास्टर्स वेट कर रहे हैं। जैसे ही आप प्रत्याहार की स्टेज में जाएंगे, आपके मास्टर उस पार आपको वेट कर रहे हैं। एक थॉट जब हमारे ब्रेन में डिकोड होता है, डिकोड मतलब जैसे ही आपने किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को पढ़ा, कुछ सुना, तो जब ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन उसको डिकोड करता है और उस डिकोड करने में कुछ एनर्जी खर्च होती है। लेकिन हमारा ब्रेन 1 मिनट में 864 थॉट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है और 1 घंटे में
तकरीबन 50,000 थॉट्स डिकोड होते हैं और इन 50,000 थॉट्स को डिकोड करने में हमारी अवेयरनेस खर्च हो जाती है। जब आप अपने यम नियम आसन प्राणायाम को रोज़ ऐसे करेंगे जैसे एक म्यूज़िशियन अपनी रियाज़ को करता है, जैसे एक संगीतकार या एक स्पोर्ट्समैन अपने स्पोर्ट्स के लिए करता है, रोज़ करता है, ऐसे ही जब आप अपने आप को यम नियम आसन प्राणायाम के ज़रिए अपनी बॉडी को रोज़ तैयार करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके बॉडी में जो म्यूज़िक आती है वो पीस के फॉर्म में आती है। आपकी बॉडी में जो म्यूज़िक आती है। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। इस दुनिया में चीज़ों को जानने का दो तरीका है। एक तो सोच के अपने सेंसेस के ज़रिए जब हम लोगों को देखते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और अंदाज़े लगाते हैं, विचारों को इकट्ठा करते हैं, उनके कपड़ों को देखते हैं तो हमको लगता है कोई आदमी गरीब है, उनके हाव भाव को देखते हैं, उनके परिवार को देखते हैं, उनकी भाषा को सुनते हैं तो हम अंदाज़े लगाते हैं। ये एक तरीका है एनालिसिस करके दुनिया को जानने का। और एक और ही बहुत गहरा और बहुत ही फास्ट और बहुत सही तरीका है, वो है अवेयरनेस का। लेकिन वो अवेयरनेस का तरीका हमारे को आता नहीं है, क्योंकि वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम प्रत्याहार के बियॉन्ड स्टेज में जाएंगे। प्रत्याहार का स्टेज तभी मुमकिन है जब हमारी एनर्जी अननेसेसरी थॉट्स में, अननेसेसरी इमोशंस में और अननेसेसरी सेक्स में नहीं खर्च होती है। हमको पता है नहीं कभी क्या, अगर गणित की इजाद नहीं किया गया था, अकाउंट्स की खोज नहीं हुई होती, तो आज हम बिज़नेस में इतना आगे नहीं बढ़ते, आज हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई होती। तरीके हैं, ये टेक्निक्स हैं। पतंजलि योग सूत्र भी अपने माइंड को और डेवलप करने का, उसके ज़रिए और आगे बढ़ने का तरीका है, बताया गया है। अवेयरनेस के ज़रिए हम दुनिया की हर चीज़ को बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ समझ सकते हैं। कहीं गहरे लेवल पर जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो केवल फिज़िकल बॉडी में लिमिटेड नहीं है। फिज़िकल बॉडी को हम ठीक वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, जैसे हम चप्पल यूज़ करते हैं, जैसे हम टीवी यूज़ करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। किसी खास पर्पज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन केवल बॉडी होकर के जीना ये अपने आप में बहुत अधूरा है। हम मोबाइल के ज़रिए वही तो काम कर सकते हैं जो मोबाइल डिज़ाइंड है। तो ऐसे ही बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं, ये दुनिया को परसीव तो करती है, लेकिन दुनिया को पूरी तरह से हमको समझा नहीं पाती। क्या है दुनिया और हम क्या है, ख़ासतौर से हमारा अपना एग्जिस्टेंस हमको नहीं बता पाती। इसीलिए इस बॉडी को और भी डेवलप करना है। और बॉडी को डेवलप करने का मतलब इस बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उनको मजबूत करना नहीं है। इस बॉडी में रोज़ कम से कम दिन में एक बार इस बॉडी से अलग होते हैं। इसको अभी भी डॉक्टर्स ठीक से समझते नहीं हैं, बिकॉज वो डॉक्टर्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि हमारे पास एक से ज़्यादा बॉडीज़ होती हैं। योग बहुत सालों पहले इस चीज़ को मान चुका था, जान चुका था कि हर इंसान के अंदर में 3 अलग अलग शरीर होते हैं। उसका नाम भी दिया गया था, जैसे हमारे यहाँ हड्डियों का नाम होता है, लिवर है, हार्ट है। मेडिसिन में पहली बार बॉडी को काटा और उसको समझा, लेकिन योग ने बॉडी को काटने के बजाय उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश की थी और समझा था। योग ने पहले ही जान लिया था कि हमारे बॉडी में 3 तो अलग अलग शरीर हैं और चौथा एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम जानते नहीं हैं और उसको हम ये जानते हैं कि वो है, तो उसका नाम दिया गया था आत्म। मैं, आत्म मतलब मैं, सोल इंग्लिश में उसका नाम दिया गया। लेकिन उसको जब इस बॉडी के साथ वो मिक्स्ड हो जाती है तो ठीक ऐसा ही होता है जैसे पानी के साथ आपने रंग जोड़ दिया हो। पानी के अंदर में लाल रंग, नीला रंग जोड़ दीजिए तो आपको खाली नीला और लाल रंग दिखाई देगा, पानी दिखाई नहीं देगा। अगर पानी को असल में देखना है आपको तो उसके रंगों को हटाकर देखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आप यम नियम आसन प्राणायाम को जब समझेंगे, जब करेंगे, तो आप अपने बॉडी और माइंड के अंदर में जो रंग है, मैं कचरा नहीं कहूँगा, मैं रंग कहूँगा,
आपके इमोशंस आपके रंग हैं, आपके थॉट्स आपके रंग हैं। वो विचार जो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हैं आपके पास्ट के बारे में, वो आपके सेल्फ को, आपके आत्म को डाइल्यूट करके नहीं समझने दे रहे हैं, नहीं एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं। और एक बार जब अपने आप को आप जानेंगे, अपने थॉट्स को हटा करके आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आपके इमोशंस जब आपके लिए बहुत छोटे हो जाएंगे, जब आप इमोशनल नहीं रहेंगे दुनिया में, आपको हर चीज़ आसपास की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सेंटिमेंटल नहीं करेगी, तब आपका माइंड पहली बार एक एडवांस्ड मेडिटेशनल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर पाएगा। तब आप देखेंगे कि आप पहली बार अपने लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसका असल में कॉज क्या है, कॉजेलिटी बोलते हैं उसको, क्या कारण है। हम लोग समझ नहीं पाते, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हम फेल क्यों हो रहे हैं। हर चीज़ का एक स्पेसिफिक कारण होता है। उस चीज़ को हम तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक कि हमारा प्रत्याहार का स्टेप्स नहीं पहुंचता। जब तक हम प्रत्याहार के स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक चीज़ों के कारण को, असल कारण को जानना मुमकिन नहीं है। और ये हर इंसान की नियति है, हर इंसान को इस चीज़ को जानना है, समझना है, एक्सपीरियंस करना है। अगर वो नहीं करता है तो वो एक छोटे से बीज की तरह है जो बेचारा कभी पेड़ नहीं बन पाया। बेसिक स्टेप्स क्या हैं प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए? काफ़ी साल लगेंगे, लेकिन अगर आप करते रहें तो पहुंच जाएंगे। बेसिक स्टेप्स हैं, पहले सबसे आपको अपने भोजन पर काम करना पड़ेगा। हमने इस शरीर को इस तरह से बना लिया है कि हमको 3 बार खाना और उसके बीच में भी चाय नाश्ता करने का मन करता है, और इसकी असल में बॉडी को ज़रूरत होती नहीं है। 21 साल के बाद हमारी बॉडी को बहुत ही लिमिटेड खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जितना भी आप खाना इकट्ठा करते हैं अपने पेट के अंदर में, वो केवल खाना नहीं है, वो ढेर सारे थॉट्स हैं। जितना ज़्यादा खाएंगे उतने ही विचार आएंगे, उतने ही इमोशंस आएंगे। इसलिए धीमे धीमे करके अपने भोजन को आपको कम करना होगा। ज़बरदस्ती नहीं, जल्दी नहीं, धीमे धीमे। सबसे पहले सुबह के नाश्ते को धीमे धीमे कम करें, उसके बाद रात के खाने को धीमे धीमे बंद करें, और फिर अपने आप को दिन में 1 बार भोजन करने के लिए तैयार करें, और वो भी खूब ठूसा हुआ नहीं, लिमिटेड। अगर आप कम खाते हैं और आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो मेरी सलाह ये है कि आप खाएं, बहुत धीमे धीमे अपने भोजन को कम करें। दिन में अगर आप 4 ब्रेड खाते हैं तो 3.5 ब्रेड खाएं। रात को अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3.5 रोटी खाएं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद धीमे धीमे उसको कम करें। और कम करने का पता कैसे चलेगा कि हम सही तरीके से कर रहे हैं? वो आपके दिन में, अपने थॉट्स में आप देखेंगे डिस्टर्बेंसेस कम हो रहे हैं, थॉट्स कम आ रहे हैं, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं। ब्रीदिंग को ठीक करना है, 3 स्टेप ब्रीदिंग हमने पहले समझाया है आपको। उसको धीमे धीमे फॉलो करके अपनी 24 आवर्स की जो ब्रीदिंग है उसको रिदमाइज करनी है मॉलिक्यूलर बॉडी के हिसाब से। अपने सेंसेस को, अपनी आँखों को टेलीविज़न से धीमे धीमे डी एडिक्ट करना है, बिकॉज हमारी आँखें इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी हैं सेंसरी विजुअल परसेप्शन के लिए कि उसको हर सेकंड कुछ ना कुछ देखने का मन करता है। तो कुछ देर के लिए आपको अपने आप को टेलीविज़न से, स्मार्टफोन से अलग करना होगा। अपने आप को ज़मीन के नीचे वॉक करते समय नेचर के आसपास देखना होगा रोज़। अपनी आँखों को आप बेसिकली डिसेंसिटाइज कर रहे हैं फिल्मों से, क्योंकि फिल्में केवल फिल्में नहीं हैं, आपका स्मार्टफोन केवल आपका स्मार्टफोन नहीं है, वो ढेर सारे थॉट्स का ड्रेनेज है। अपने सेक्स को रेगुलेशन में लाना होगा। इसके बारे में मुझे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना है। अननेसेसरी सेक्सुअल हैबिट से बचना है, सेक्सुअल परवर्जन से बचना है। हम लोग सोचते हैं कि हम एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ रहें, वो चीज़ हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिक्शन बनता है, हैबिट बन जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके इमोशनल ड्रेनेजेस हैं, जो भी चीज़ें आपको दुखी, डर, इस तरह की आभास लाती हैं, उन थॉट्स को नोट डाउन करिए।
नोट करके लिखना शुरू करिए। आपको पता चले कि आपके माइंड में आपके इमोशंस की बीमारी क्या है, कौन सी ऐसी इंसिडेंसेस हैं, कौन सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आप चाहते हैं और वो नहीं हो रही हैं, और उसको ठीक करना होगा। मुझसे कांटेक्ट करिए, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को, अपने उसके लीकेजेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज जब तक ये हो रही हैं तब तक प्रत्याहार, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है स्पिरिचुअलिज्म का, उसमें जा पाना नामुमकिन है। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर सहर की जो 3 किताबें हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग, हैप्पीनेस एंड इमॉर्टैलिटी और ज़ेन योगा, इसको फिर से हम पब्लिश करें और उसको और आसान भाषा में बना करके आप लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम चाहते हैं आप उनको डोनेट करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।